ये जगह उसके नमस्कार, मैं हूं ध्रुव कुमार। आप जुड़ चुके हैं पब्लिक खबर टुडे नेटवर्क के साथ। हनुमानगढ़ में इस वक्त मौजूद है। आज यहां पर कॉमरेड शौकत सिंह मक्का सर की प्रतिमा का अनावरण हुआ। इसके साथ साथ जो मजदूर यूनियन है उनके जो शहीद भगत सिंह यादगार भवन है उसका भी अनावरण हुआ है। हमारे साथ कुछ यहाँ जो कॉमरेड अमराराम पहुंचे, कॉमरेड बलवान पूनिया पहुंचे, मंगेश चौधरी भी, कॉमरेड हेतराम बेनीवाल पहुंचे। तमाम लोगों से हम चर्चा करेंगे कि आज जो कॉमरेड शौकत सिंह मक्का सर की प्रतिमा का अनावरण हुआ है, इसके साथ साथ लाल चौक और ये जो यहाँ पर जो यादगार केंद्र बना है, शहीद भगत सिंह यादगार केंद्र लाल चौक पर, उसकी स्थापना भी की गई है। उन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अमराराम जी हैं, माकपा के राज्य के सचिव हैं। अमराराम जी, आज कॉमरेड शौकत सिंह मक्का सर की प्रतिमा का अनावरण हुआ है हनुमानगढ़ में। कैसे देखते हैं आपके पुराने साथी, आपके लाल जो क्रांति है उसके पुराने योद्धा, उनकी मूर्ति का अनावरण होना अपने आप में ऐतिहासिक है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? निश्चित रूप से कॉमरेड शौकत सिंह जी मक्का सर जो बहुत बड़े न केवल हमारी पार्टी के तो थे ही थे, लेकिन आम जनता में जो जनता के प्रति थोड़ी सी भी सहानुभूति रखते हैं वो तमाम लोग आए हैं। और नगर परिषद ने ऐतिहासिक स्मारक और मूर्ति बनाने का काम किया है, उसके लिए धन्यवाद। और तमाम लोग, कॉमरेड शौकत सिंह जी वो व्यक्ति हैं जो न केवल हनुमानगढ़ गंगानगर बल्कि पूरे राजस्थान और उत्तरी भारत में जहां भी कोई अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, चाहे 22 अप्रैल 87 को सीकर में गोलीकांड हुआ, भुवनेश्वर से, उड़ीसा से हवाई जहाज से आके तमाम नेताओं को लेके आए, हर जगह, चाहे 12 फरवरी 2086 को बिजली आंदोलन में बालूराम की शहादत हुई झुंझुनू में, कॉमरेड शौकत सिंह है जो 3 दिन तक उनकी डेड बॉडी के साथ बैठे और शहीद का दर्जा दिलवाया, मूर्ति लगवाई, सब कुछ किया। तो हर जगह, न केवल हनुमानगढ़ गंगानगर में तो ऐतिहासिक जो भी आंदोलन हुए हैं, निश्चित रूप से उनमें उनका रोल रहा ही रहा है। लेकिन पूरे राजस्थान में, चाहे आखिरी आप कोटड़ा जो गुजरात के बॉर्डर पे है, एक गांव में भी जाके पूछोगे उनके 15 साल जाने के बाद भी, तो हर गांव में उस आदिवासी बेल्ट में जहाँ कोई सड़क नहीं है, जाने आने का रास्ता नहीं है, लेकिन कॉमरेड शौकत सिंह को याद कर रहे हैं, क्योंकि उन गरीबों के बीच में भी जा कर के उन्होंने अन्याय के खिलाफ संघर्ष को मजबूती, और सबसे बड़ी उनकी उपलब्धि थी कि जनता को अपनी ताकत का एहसास, जनतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है और उसको अपनी ताकत का एहसास और उसकी एकता के बल पर राजस्थान की और देश की सरकारों को झुकाने का काम, चाहे वो जमीन नीलामी का सवाल था, चाहे पानी का सवाल था, चाहे बिजली की रेट का सवाल था, केवल और केवल लड़ने वाले, केवल इस लाल झंडे के। और कॉमरेड शौकत सिंह एक प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। और मैं समझता हूँ ये मूर्ति जब भी आने वाली पीढ़ियां इसके पास से गुजरेगी तो उनको इतिहास निश्चित रूप से इस बात के लिए याद दिलाएगा कि अन्याय के खिलाफ, न्याय के लिए कितने भी मुसीबतें भोगनी पड़े, सालों साल उन्होंने जेलों में बिताए हैं, लाठियां खाई है, कभी परवाह नहीं की उन्होंने, चाहे प्रतिनिधि रहे नहीं रहे, लेकिन जनता की इसी तरह। और उसी का नतीजा है कि आज पूरा देश का तमाम किसान संगठन जो 500 से ज्यादा है, तमाम राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन इन नीतियों के खिलाफ, जिससे देश की जनता बेहाल और बड़ी बड़ी कंपनी, बड़े भ्रष्ट नेता, अफसर मालामाल हैं, इनके खिलाफ उन्हीं की देन है कि आज पूरे देश का किसान और मजदूर एकजुट होकर के इन नीतियों के खिलाफ लड़ रहा है। अमराराम जी, कॉमरेड शौकत सिंह के विचार आज के युग में कितने प्रासंगिक आप समझते हैं, जब देश में लगातार विपक्ष कह रहा है कि विपरीत परिस्थितियों से
चल रहा है, केंद्र सरकार अपना मनमानापूर्ण रवैया अपना रही है। ऐसे में आज के दौर में कॉमरेड शोपत सिंह कितने प्रासंगिक? बहुत बड़े प्रासंगिक है। मैं यही तो कह रहा हूँ, मतलब जो काले कानून किसानों के खिलाफ और आम जनता के खिलाफ लेके आए, मजदूरों के 44 कानूनों को मिटा करके कंपनी प्रस्त 4 संहिताएं लेके आए, उसके खिलाफ पूरे देश का किसान मजदूर पहली बार न केवल एक दिन लड़ा है बल्कि 1 साल से ज्यादा समय तक लड़ा है। और जो मोदी के लिए कहते थे कि मोदी किसी के सामने नहीं झुकता है, उसको झुकाया है, कानून वापस लेने पड़े हैं। और वो श्रम संहिताएं बनाई जरूर है, लेकिन आज की तारीख तक 2021 से लेके 2023 आ गया, अभी तक मोदी उनको लागू नहीं कर पाया। तो ये संघर्ष मैं समझता हूँ ये ही शोपत सिंह की मूल थीम थी कि जो शोषित पीड़ित है, चाहे वो आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से, वो जब तक खड़ा नहीं होगा और अपनी ताकत का एहसास नहीं करेगा, मैं समझता हूँ यही है कि दलितों में आप देखिए, चाहे 2 अप्रैल थी, चाहे कल अंबेडकर जयंती थी, जिस तरह से शोषित पीड़ित जो सामाजिक रूप से है, आर्थिक रूप से है, तो उन नीतियों के खिलाफ, सामाजिक उत्पीड़न और आर्थिक शोषण के खिलाफ देश की जनता उठ रही है। मैं समझता हूँ यही सबसे बड़ा है। और जितना हमला तेजी से हमला होगा, कॉमरेड शोपत सिंह कहते थे जोश जब भी जागे जब तीर लागे, और सरकार जिस तरह से हमला कर रही है, मैं समझता हूँ प्रतिवाद भी आज तक आज़ादी के 75 साल में इतिहास में मैंने नहीं पढ़ा कि तमाम किसान और मजदूर संगठन एकजुट होकर के, वरना मैंने मेरी जिंदगी में देखा है आज से 20 साल पहले जब हम मजदूरों के बीच में जाते थे तो मजदूर कहते थे हमें किसानों से क्या लेना, और किसानों में जब मजदूर की बात करते थे जब किसान कहते थे कि मजदूरों से हमारा क्या लेना देना। लेकिन आज इन नीतियों के चलते हुए जो बेहाल किसान, मजदूर, नौजवान, व्यापारी सब हुआ है, वो हर संगठन के लोग समझने लगे हैं, ज्यादातर लोग समझने लगे हैं कि सब मिलकर लड़ेंगे जब ये नीतियां बदली जाएगी। और नीतियों का आप देखिए कि केवल भारत में नहीं है, पूरी दुनिया में जो आर्थिक मंदी 2008 में आई थी, 2023 में भी जारी है। और इसका सबसे बड़ा खामियाजा जो साम्राज्यवाद की अगुवाई करने वाला अमेरिका के सैकड़ों बैंक कंगाल हुए हैं, और वहां सबसे बड़ा विरोध हो रहा है जो पूरी दुनिया को, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से पूरी दुनिया को लूटते हैं। वहां सबसे ज्यादा यूरोप में आज की तारीख में, अमेरिका में विरोध हो रहे हैं, चाहे वो फ्रांस है, इंग्लैंड है, चाहे वो अमेरिका है, सब जगह लोग संगठित होकर के, और यही शोपत सिंह की इच्छा थी कि जो शोषित पीड़ित है वो संगठित होकर के नीतियों के खिलाफ मैदान में उतरे और अपनी ताकत का एहसास करे। मैं समझता हूँ न केवल भारत में, राजस्थान में, बल्कि दुनिया में ये जवार जब से हमला बढ़ा है 91 में सोवियत रूस के विघटन के बाद, क्योंकि सोवियत रूस के 70 साल के सामाजिक व्यवस्था के कारण ही पूंजीवादी साम्राज्यवादी देशों को भी सामाजिक सुरक्षा में खर्च करना पड़ता था। लेकिन उसके प्रभाव के बाद वित्तीय पूंजी और अंतर्राष्ट्रीय पूंजी ने पूरी दुनिया में जो लूट मचाई, और मुट्ठी भर लोगों के पास जो पैसा इकट्ठा हो गया, 5% के पास पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठी होगी और 95% तरस रहे हैं। तो ये संघर्ष मैं समझता हूँ वो तेजी से आगे बढ़ा है और तेजी से आगे बढ़ेगा। और मंदी जब भी आई है दुनिया के स्तर पे, मंदी चाहे वो 33 में आई थी, कॉलोनियलिज्म था, वो समाप्त हुआ, और निश्चित रूप से ये मंदी भी 2008 में आई है, वो जब भी समाप्त होगी जब एक व्यवस्था परिवर्तन होगी, पूंजीवादी जो पैसा इकट्ठा हुआ है कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास, वो जनता के लिए लाभ हो। अमराराम जी, आप चूंकि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, कल रात को 10:30 बजे के आसपास प्रयागराज यूपी में अतीक अहमद और उसके भाई को 3 लोगों ने पुलिस कस्टडी के दौरान मीडिया के सामने गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि अतीक अहमद से कोई किसी प्रकार की सिंपैथी शायद ही कोई रखता हुआ, क्योंकि वो अपने आप में एक माफिया थे, डॉन थे, लेकिन फिर भी क्या ये सही पैटर्न पर देश बढ़ रहा है? जिस प्रकार से 2 दिन पहले उसके बेटे असद को एनकाउंटर में मार दिया, कल उन 3 गुंडों ने इस एक जो सरकार कह रही है कि एक माफिया को मार दिया, जिस प्रकार से, किस प्रकार से देखते हैं इस घटना पर, और माकपा क्या पक्ष सकती है? असल बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह का कानून राज नहीं जंगल राज है, मतलब पुलिस की मौजूदगी में गोली मार दी, कोर्ट है न्याय देने के लिए,
और किसी भी पुलिस वाले के खरोंच नहीं आई है। और पुलिस ने जब ऐसे लोग आए तो इसका मतलब सरकार अब ड्रामा करता है योगी कि उसको डीजीपी को बुलाया है, एडीजी क्राइम है उसको बुलाया है, तो उनके बिगैर इशारे के हो सकता है। और ये एक नहीं जगह नहीं हो रहा, जगह जगह हो रहा है। जो भी उनका कांटा है उसको मारने का काम करे, बुलडोजर राजनीति, जिसको भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस उसको बहुत वो बताती है। भाई कानून के अनुसार हो। उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने मतलब जो भी कोई प्रदर्शन करता है उससे उसके पैसे लिए जाए सब जगह लगा दिए थे। तो हाई कोर्ट इलाहाबाद ने निश्चित रूप से उस पर रोक लगाने का काम किया। रोज ऐसी घटनाएं होगी, मतलब कानून का राज नहीं है, जंगल राज है। तो निश्चित रूप से ये हत्याएं किसी मुजरिम है, आतंकवादी है या डॉन है, तो निश्चित रूप से कानून बना हुआ है, उसको सजा होगी, फांसी तक भी होती है, होनी भी चाहिए। लेकिन आप इस तरह से अपने हाथ से कानून से लेकर के आप मरा दो, ये मैं समझता हूँ ये यूपी पूरे देश में हो रहा है। और यही है राम राज्य, इसी को कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का यही राम राज्य है। राहुल गांधी को जो संसद पद की जो सदस्यता से उससे अयोग्य करार दे दिया। आज अरविंद केजरीवाल को सीबीआई के सामने पेश होना पड़ा है। मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में है। जगमोहन रेड्डी के भाई को भी आज गिरफ्तार कर लिया किसी मामले में। राहुल गांधी पर एक दो केस और भी खुलने वाले हैं। ऐसे में नीतीश यादव विपक्ष को एक प्रकार से गोल कर रहे हैं। आपके सीताराम येचुरी भी उनके साथ थे, थोड़े दिन पहले वो मिले भी हैं। किस ओर जा रहा है ये, क्या होगा? कयास ये लगाए जा रहे हैं, बहुत से लोग बातों में कह रहे हैं कि 2030 तक शायद देश में चुनाव भी समाप्त हो जाए, चुनावी व्यवस्था। कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं निश्चित रूप से, जिसको लागू करने के लिए आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। जहां तक ईडी का सवाल है, मैं समझता हूं ईडी ही अगर छापा डालती है मोदी जी, तो फिर हमारी कम्युनिस्ट पार्टी पे डाले ना। 34 साल तक राज रहा है, बंगाल में मुख्यमंत्री रहे, 20 साल तक त्रिपुरा में मुख्यमंत्री रहा माणिक सरकार, केरल में आज की तारीख में ईडी उनके नहीं आती। नहीं, लेकिन ईडी के नाम से लोगों को विरोध को दबाने की कोशिश है। मतलब आप अंदाजा कीजिए, जो कोई भी उनके खिलाफ बोलेगा वो देशद्रोही है। मतलब खालिस्तान की मांग करना तो देशद्रोही है, और हिंदू राष्ट्र की मांग करना देशभक्ति है। वो भी धर्म के आधार पे राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, यही भी धर्म के। और कोई भी धर्म के आधार पे राष्ट्र बना है, चाहे नेपाल है और हमारे साथ ही पाकिस्तान बना था, क्या हालत है। आज कंपैरिजन आप पाकिस्तान और भारत का करो, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, बूंद बूंद के लिए तरस रहा है दाने दाने के लिए तरस रहा है। निश्चित रूप से उस तरह से विकास नहीं किया, लेकिन कंपैरेटिवली तो मैं समझता हूँ। और आपस में नफरत पैदा करके आप राजनीतिक रोटियां तो सेक सकते हो, लेकिन देश का विकास नहीं कर सकते। आपस में देश की जनता में घृणा पैदा करके, आपस में द्वेषता पैदा करके, आप इस तरह से लोगों की जबान को गोली से दबा करके, सदस्यता समाप्त करके नहीं दबा सकते। मैं समझता हूँ अंग्रेजी नहीं दबा पाए, जब तो कोई कानून नहीं था, उनके जुबान से निकल जाता वही कानून था। ठीक है, लड़ने के लिए 200 साल लगे, लेकिन निश्चित रूप से गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि कोई उसके खिलाफ नहीं बोले। एक राष्ट्र, एक पार्टी, एक राज, समाप्त। वही हो रहा है। विपक्ष जब से नीतीश यादव के सहारे एक प्रकार से एकजुट होने के प्रयास कर रहा है, वो आम आदमी पार्टी से भी मिले हैं, टीएमसी से भी मिले हैं, सपा से भी मिले हैं, उधर आरजेडी उनके साथ है, माकपा के साथ भी वो मिले हैं। कैसे देखते हैं, क्या बीजेपी को हराने के लिए पूरे विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा? और राजस्थान में क्या नीति रहेगी माकपा की? क्योंकि आप लोग यूपीए फर्स्ट में कांग्रेस के साथ थे, अब भी आप एक प्रकार से राजस्थान में कांग्रेस के साथ ही चल रहे हैं सरकार में, चाहे कुछ भी कहें अनौपचारिक रूप से। आगे की क्या नीति है आपकी? निश्चित रूप से आज सवाल भारतीय जनता पार्टी को हराने का नहीं है। सवाल है इस देश की जंगे आज़ादी में 200 साल लड़ने के बाद, लाखों लोगों की कुर्बानी और करोड़ों लोगों के यातनाएं सहने के बाद जो देश का संविधान है, संविधान में शोषित पीड़ित को जो हक मिले हुए हैं, उस संविधान को, संवैधानिक संस्थाओं को
भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सरकार नेस्ताबूद करना चाहती है। जैसे आपने पहले सवाल किया कि 2030 तक शायद चुनाव होना ही बंद हो जाए, तो ये जो स्थिति है इसके खिलाफ मैं समझता हूँ जो देशभक्त कोई भी है, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस देशभक्ति नहीं हो सकती। देश की जंगे आजादी में अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, आज अंबानी अडानी की गुलामी कर रहा है। तो देशभक्ति का ड्रामा कर सकते हैं। देश की आज़ादी में एक नाखून तक नहीं कटाया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने फांसी खाई है और हजारों लोगों ने खाई है। और आज किन्हीं परिस्थितियों में इन आर्थिक एलपीजी की नीतियों के कारण जो असंतोष हुआ है, तो उसको धार्मिक आधार पर बांट करके राजनीतिक रोटी जरूर सेक ली होगी, लेकिन आज देश की उस आज़ादी को छिन भिन करने का मतलब जो संस्थाएं खड़ी हुई थी, बैंक, बीमा, रेल, हवाई अड्डा, बंदरगाह, सब कुछ उनको दे रहे हैं। तो इसका मतलब उसको हराने का मतलब देश को बचाने का है। देश निश्चित रूप से आगे बढ़े। राजस्थान में भी हम चाहेंगे कि ऐसी ताकतें निश्चित रूप से और होती जा रही है। वहीं सब कुछ धनबल, बाहुबल सब कुछ दिल्ली के अंदर है। जहाँ अमित शाह और मोदी बैठते हैं उसके नाक के नीचे 15 साल से नगर निगम दिल्ली पे कब्जा था, लोगों ने धराशायी कर दी। भारतीय जनता पार्टी ने, एलजी ने इलीगल तरीके से 6 महीने तक चेयरमैन नहीं बनने दिया, लेकिन आखिर में बन गया। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा उसी हिमाचल से आता है जहाँ अभी धूल चाटी है, और अभी 12 मई को रिजल्ट आएगा, कर्नाटक में धूल चाटेगी। और निश्चित रूप से देशभक्ति, अभी तो उसी भारतीय जनता पार्टी का नियुक्त राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि ये पुलवामा की घटना से पर्दा उठना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने उन्हें चुप कराया क्योंकि वो तब जम्मू कश्मीर के आप देख लीजिए, एक घटना ने पूरा राजनीतिक परिदृश्य बदल दिया। क्योंकि हर देशवासी गरीब हो सकता है, परेशान हो सकता है, लेकिन जब देश का सवाल आता है तो निश्चित रूप से उस पर उन्होंने मैंडेट दिया था, लेकिन आज तक जांच नहीं कराई। 2018 में घटना हुई थी और 2023 आ गई, क्या जांच नहीं मांगती है? लेकिन जो जांच की मांग करेगा वो देशद्रोही है। तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ जनता खड़ी हो रही है। और ये जो प्रचार कर रहे थे ना, मोदी के विकल्प में कौन है, मैं समझता हूँ 84 के लोकसभा के चुनाव के बाद जो भी प्राइम मिनिस्टर बना है ना, चुनाव से पहले तय नहीं हुई, रिजल्ट के बाद ही हुआ है। चाहे देवगौड़ा हो। थोड़े दिन पहले आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आपने कहा कि हम आरएलपी हनुमान बेनीवाल के साथ समझौता कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्या कांग्रेस से बेटर आरएलपी दिखती है? ऐसा है, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से देश इस गर्त में गया है। भारतीय जनता पार्टी जब आई है, जो कांग्रेस की नीतियों के कारण, भ्रष्टाचार के कारण भारतीय जनता पार्टी आई है। तो इन दोनों के खिलाफ राजस्थान में जो भी ताकतें लड़ने वाली, आरएलपी ने बीजेपी से समझौता करके पार्लियामेंट की सीट नागौर से ली थी। किसान आंदोलन में उन्होंने एनडीए को छोड़ा है। तो आज वो है, नीतीश कुमार कल भारतीय जनता पार्टी के साथ था जब हम उसका विरोध कर रहे थे, आज उसको छोड़ करके वो सामने के पाड़े में आया, हम उसका समर्थन कर रहे हैं। तो आरएलपी हो चाहे बीपीटी हो, जो कोई भी अपने हक और अधिकारों के लिए इस कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की इन आर्थिक नीतियां जो दोनों की एक है। भारतीय जनता पार्टी जिस सांप्रदायिकता से देश की मेहनत कश जनता को बांट रही है, कांग्रेस भी नरम हिंदुत्व से उसको सहारा देने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को यहां तक पहुंचाने के लिए सबसे बड़े कोई गुनाहगार है तो कांग्रेस पार्टी है। और जहां तक आप कह रहे हो कि राजस्थान में हम कांग्रेस के साथ नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस अंबानी अडानी के पैसे से चुनी हुई एक सरकार को गिराने की कोशिश की, तो निश्चित रूप से उस समय हमारा समर्थन था कि इस तरह से चुनी हुई सरकार कर्नाटक में, गोवा में, मध्य प्रदेश में पैसे के बल पे, पद के लालच में चुनी हुई सरकार, जनतंत्र में चुनी हुई किसी की भी सरकार है, उसको गिराने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। तो हमने कहा इस तरह से गिराने की कोशिश करेगी तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी इस कुकृत्य के खिलाफ उनके साथ रहे। क्या कांग्रेस से कोई समझौते की बातचीत हो सकती है? चूंकि विधानसभा चुनाव चल रहा है, सिर्फ 7 महीने शेष है, ऐसे में आप माकपा के राज्य सचिव है, फैसला भाई हमारी राजनीतिक लाइन साफ है। हमारी पार्टी कांग्रेस में जो 23वीं हुई है उसमें कि सबसे बड़ी देश की दुश्मन आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी है। निश्चित रूप से उसको हराया जाना चाहिए।
लेकिन कांग्रेस पार्टी भी इन नीतियों के लिए इस देश के एकाधिकार पूंजीपति और सामंतों की गठजोड़ का प्रतिनिधित्व करती है। उसके साथ किसी भी तरह का राजनीतिक समझौता नहीं हो। त्रिपुरा में हुआ था, त्रिपुरा में समझौता नहीं हुआ, केवल भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने के लिए सीटों का एडजस्टमेंट हुआ। क्या यहाँ हो सकता है ऐसा? कांग्रेस यहाँ तो समझती है, मैं वो तो खुद ही इस स्थिति में है, खुद ही अपने घर को खुद ही लगा रहे हैं, तो हमारे बचाने से तो नहीं बचेगी। उनको तो दुश्मनों की जरूरत नहीं है, वो जनता की समस्याओं के लिए नहीं लड़ते, जनता की समस्याएं तो खड़ी कर रही है। मतलब इस हनुमानगढ़, गंगानगर, कोटा, बारां में गेहूं आज तक भी जो एमएसपी पे खरीदा गया है कभी भी ऑनलाइन नहीं हुआ। राजस्थान की सरकार, आप बैल मुझे मार, एक तो आपस में लड़ते हैं, घर को चिराग से ही आग लगा रहे हैं, और ऑनलाइन से यहाँ के किसान को तबाह करने का राजस्थान की सरकार कर रही है ना। ऐसी सरकार जो किसान पहले भी मारा गया, शीतलहर से मारा गया, बेमौसमी बरसात से मारा गया, किसान नुकसान हो गया, सर्वे हो गया, 10 जिलों में सरकार ने नुकसान भी मान लिया, लेकिन 4 महीने बाद, 3 महीने बाद आज तक भी एक नया पैसा नहीं दिया, क्योंकि उनके बाप का है। वोट के लिए 100 यूनिट हम फ्री देंगे, तो आज तक आपने कितना लूटा है बताइए भाई। अब 100 यूनिट फ्री देंगे, आज तक कितना लूटा है, ये तो हम धन्यवाद देंगे लड़ने वाले। आज राजस्थान के 15 लाख ट्यूबवेल से सिंचाई करने वालों को इस लाल झंडे के संघर्ष के कारण 16,000 करोड़ रुपया हर साल छूट देनी पड़ती है, चाहे वसुंधरा हो चाहे गहलोत हो, लेकिन संघर्ष के बल पर। इसलिए निश्चित रूप से जो भी ऐसी ताकतें हैं जो जनता की आवाज को आगे बढ़ा सकते हैं, राजस्थान को बेहतर बना सकते हैं। आज राजस्थान में सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल निकलता है, कच्चा तेल, बॉम्बे हाई के बाद दूसरा नंबर है, लेकिन देश में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल यहाँ मिलेगा। 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा, तो बाकियों क्यों नहीं मिलेगा? आपने ने गुनाह किया है। तो केवल वोट के लिए खजाने का उपयोग करना चाहते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। सबसे पहला वायदा था कांग्रेस का, अगर हमारी सरकार आई, राहुल गांधी, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, सभी किसानों का संपूर्ण कर्जा 10 दिन में माफ। क्या हो गया माफ? कह रहे चिट्ठी लिख रहे हैं, तो उसी दिन कह देते मोदी पैसा देगा तो हम कर्जा माफ कर देंगे, फिर पता लगता है कि चुनाव में क्या रिजल्ट रहते। तो सबसे बड़ा वादा तो वो था कांग्रेस सरकार का कि हमारी सरकार बनी तो किसानों के, सभी किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। एक शब्द नहीं है 5 बजट में, एक नया पैसा नहीं है। वही कोऑपरेटिव जो हमने संघर्ष करके माफ कराया था, वही कोऑपरेटिव का माफ कर दिया। जब तो ये कह रहे थे अमराराम और ये किसान सभा है, थोड़ी सी कमजोरी दिखा दी, वरना पूरा कर्जा माफ हो जाता है। अब तो तुम्हारा वादा है, अब तो तुम्हारी सरकार है, अभी सरकार जाने वाली है, तो कम से कम अभी तो कर दे। आप इतनी खिलाफत करते हो कांग्रेस के, आपके विधायक बलवान पूनिया, गिरधारी मैया, अशोक गहलोत के करीब रहते हैं, रोजाना उनसे विकास कार्य करवाते हैं। विधानसभा में तो सभी करीब रहते हैं। विधानसभा में बीजेपी भी बैठती है, सीपीएम भी बैठती है, कांग्रेस भी बैठती है, लेकिन जहाँ नीति का सवाल है, मैं समझता हूँ कम्युनिस्ट पार्टी तय करती है। पार्टी की कमेटियां, सेंट्रल कमेटी, राज्य कमेटी, कोई विधायक तय नहीं करता, और अमराराम सेक्रेटरी, अमराराम भी तय नहीं करता, उसकी कमेटी है, वो निर्णय करती है। इसलिए ऐसे मुद्दों पर जब चुनी हुई सरकार को पैसे और पद के लालच में गिराना चाहे, तो निश्चित रूप से हमने समर्थन दिया है। हमने भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट दिया राज्यसभा में, क्योंकि उस भारतीय जनता पार्टी जो संविधान और देश को तबाह करना चाहती है, तो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए काला चोर भी आएगा, और हमारे वोट से हार सकती है, तो निश्चित रूप से हराएंगे। चलिए, शुक्रिया आपका। अमराराम जी से बातचीत कर रहे थे, माकपा के राज्य सचिव है, बड़ी लंबी चौड़ी बातचीत की तमाम पहलुओं पर। हमारे साथ कॉमरेड मंगेश चौधरी है। मंगेश जी, आज कॉमरेड शोपत सिंह मक्का सर की प्रतिमा का अनावरण हुआ, इसके साथ साथ ये यादगार केंद्र भी बनाया गया, क्या कहेंगे इस मौके पर? कॉमरेड शोपत सिंह पूरे हम हनुमानगढ़ जिले के नहीं, पूरे राजस्थान के किसानों के मसीहा थे, किसानों के नेता थे। उनकी याद में कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा शुरू में एक चौक, एक यादगार केंद्र बनाया गया था, लेकिन उसके जगह को नगरपालिका ने, नगर परिषद ने मांग करके कहा कि हम शानदार चौक का न्यूनीकरण करना चाहते हैं, तो चौक का न्यूनीकरण का अनावरण हुआ है।
आदम का 7.5 फीट की अष्ट धातु की प्रतिमा लगाई गई है और पूरे जिले के तमाम पार्टी के कार्यकर्ता आज के इस कार्यक्रम में और पार्टी के राज्य सचिव अमराराम, हमारे बादरा के विधायक साथी बलवान, कामड़ हेतराम जी, तमाम जो हमारी पार्टी के जो सीनियर नेता है उन्होंने आज इसकी प्रतिमा का अनावरण किया है। और ये अनावरण इस प्रकार से लोगों की भीड़ आना इस बात का संकेत है कि लोगों के दिलों में आज भी शोभत सिंह जिंदा है। शोभत सिंह के बताए आदर्शों पर लगातार हनुमानगढ़ जिले में जो आप वामपंथ के लोग हैं वो चल भी रहे हैं। क्या प्रेरणा मिलती है उनके जीवन से? अगर एक लाइन में कोई शब्द आप कहना चाहें कॉमरेड शोभत सिंह के। एक लाइन में इसका शब्द ये है कि जिले के अंदर जो किसानों के, नौजवानों के, गरीब के, मजलूम के मुद्दों को लेकर के जो सड़क पर लड़ रहा है, यानी वो शोभत सिंह की विचारधारा को आगे लेके जाए। जो जनता के मुद्दों को लेकर के सड़कों पर लड़ता है वो शोभत सिंह जी की विचारधारा को आगे लेकर के जा रहा है। उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम किसानों के मुद्दों को लेकर के ज्यादा से ज्यादा सड़कों पर उतरे और जनता के मुद्दों को लेकर के लड़े। और आज आप कितनी प्रासंगिकता मानते हैं उनके विचारों की, आज जो दौर चल रहा है इस दौर में? आज शोभत सिंह जी आज के दौर में नहीं, अगले 50 साल तक लोगों के बीच में जिंदा रहेंगे। शोभत सिंह जी का आज हनुमानगढ़ जिले के किसी भी गांव में जो भी बुजुर्ग किसान है, किसी आदमी से आप पूछ लीजिए कि शोभत सिंह जी की अपने आप में, शोभत सिंह जी का नाम आते ही एक किसान नेता की छवि बनती है, जिन्होंने लंबे अरसे तक एक बहुत बड़े जागीरदार परिवार में जन्म लेने के बाद जो मतलब नीचे से नीचे तबके की लड़ाई और ऊपर से ऊपर तबके की लड़ाई उन्होंने एक साथ लड़ी है। हमेशा जनता के बीच में रहे। इतने मजबूत परिवार से होने के बाद 4 बार मतलब यहाँ की सीट से एमएलए रहे, 1 बार बीकानेर से एमपी रहे, उसके बावजूद भी उनकी लड़ाई लड़ने का तरीका, उनका लोगों के साथ मिलना, गरीब आदमी के साथ घुल मिल जाना और उनकी श्रद्धांजलि सभा में दाह संस्कार पर हजारों लोगों का आना ये साबित करता है कि शोभत सिंह एक नाम नहीं, शोभत सिंह एक विचारधारा थी। मंगेश चौधरी से हम चर्चा कर रहे थे, कुछ और नेताओं से भी हम चर्चा करेंगे। सर, क्या कहेंगे हनुमानगढ़ में कॉमरेड शोभत सिंह मक्का सर की जो आपने मूर्ति बनाई है, इसके अलावा चौक का निर्माण हुआ है और बहुत से पूरे शहर में आपने एक प्रकार से पार्क भी बनाए हैं, इस अवसर पर क्या कहें? आज जो स्वर्गीय कॉमरेड शोभत सिंह जी की आदमकद अष्टधातु की मूर्ति का अनावरण सम्माननीय अतिथियों के द्वारा किया गया है। मैं सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए शहर का प्रथम सेवक होने के नाते सभी कॉमरेड साथियों का स्वागत करता हूं। मैं उन सभी कॉमरेड साथियों को बधाई देता हूं कि जो आपके प्रयासों से हमारे नगर परिषद द्वारा जो स्वर्गीय कॉमरेड शोभत सिंह जी की प्रतिमा स्थापित करके व उनका भव्य स्मारक बनाकर इन्हें समर्पित किया गया है एवं आज इसका अनावरण किया गया है। इससे शहर के सौंदर्यकरण को 4 चांद लगेगी एवं हमारे स्वर्गीय कॉमरेड साहब के व्यक्तित्व व उनके राजनीतिक जीवन व उनके कद के रूप यह मूर्ति स्थापित करके हमने शहर को सौंदर्यकरण को बढ़ावा दिया है। आप विपरीत विचारधारा का जरूर हो सकते हैं, लेकिन कॉमरेड शोभत सिंह मक्का सर के जीवन से क्या प्रेरणा मिलती है? विभिन्न राजनीतिक दल के लोग भी यहाँ पर शामिल हैं। कॉमरेड शोभत सिंह जी एक सच्चे गरीबों के हितैषी थे, गरीबों के मसीहा थे। उनके द्वारा राजनीति से ऊपर उठकर गरीबों का साथ दिया, गरीब के लिए लड़े और उन्होंने कोई कभी भ्रष्टाचार नहीं किया। मैं उनके व्यक्तित्व का व उनके राजनीतिक जीवन का पूरा जानता हूँ व मैं उनका इस बात में अनुसरण करता हूँ। पर आज हनुमानगढ़ में कॉमरेड शोभत सिंह मक्का सर की प्रतिमा का अनावरण हुआ है, साथ ही साथ मजदूरों, किसानों के लिए एक यहाँ पर शहीद भगत सिंह यादगार भवन का भी उद्घाटन हुआ है। इन तमाम पहलुओं के साथ साथ हमने यूपी में जो घटना हुई उस पर भी बातचीत की और किसानों के मुद्दे पर, साथ ही राजनीतिक समीकरणों पर भी चर्चा की। अगर आप वीडियो हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।